वाली साहब, देश के लिए कुर्बानी देने वाले फौजियों के लिए निःशुल्क सेवा कब शुरू हुई? ये निःशुल्क सेवा की जहाँ तक बात है, जो हमारे देश पे जो शहीद होते हैं उनके लिए समय समय के ऊपर HRTC कई स्कीमें लेके आती हैं। और दूसरा, HRTC जो है, ये निःशुल्क सेवा वाली जो बात है, ये थोड़ा सा दिक्कत में है, क्योंकि HRTC ऑलरेडी हैवी लॉसेस में है। तो आम जनता को अच्छी सेवा दी जा सके, हम लोग किसी और तरीके से हमारे जो फौजी भाई हैं उनको सलामी दे सके, उनके हित के काम कर सके, उसके ऊपर मेरे प्रयास जारी रहते हैं। और समय समय के ऊपर हमने उनको अपनी सेवाएं दी भी हैं। आपकी एक मुहिम है सुरक्षित चलाएं सुरक्षित पहुंचाएं, जिसमें ड्राइवर्स की काउंसलिंग की जाती है, उनको ब्लैक स्पॉट्स के बारे में, सेफ्टी रूल्स के बारे में, गुड ड्राइविंग के बारे में उनको कंडक्ट किया जाता है, उनको काउंसलिंग की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जितना उनको सुधरना चाहिए, एक्सीडेंट्स फिर भी मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। पहले सिर्फ प्राइवेट बसेस गिरती थी, अब HRTC भी कंपटीशन में आ गई है। तो ये कब रुकेगा सर? देखिए, काउंसलिंग का परिणाम कब अच्छा आएगा? काउंसलिंग लगातार हो रही है, और ये मैं रिकॉर्ड के ऊपर कहना चाहता हूँ कि HRTC के जो एक्सीडेंट है वो नंबर नहीं बढ़ा है, और कैजुअल्टी का भी नंबर नहीं बढ़ा है। कैजुअल्टी का नंबर पिछले 4 साल में देखेंगे तो वही 1000-1100 के बीच में है, मगर जो ट्रैफिक है वो 7 लाख से 7,50,000 थी, अब तकरीबन 12 लाख हो गई गाड़ियाँ। और जो HRTC गाड़ियाँ 1700 थी वो 3300 हो गई। तो उस अगर रेशो में देखेंगे तो एक्सीडेंट रेट कम हुआ है, मगर एक्सीडेंट एक भी ख़राब है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं कि सुरक्षित चलाएं, सुरक्षित पहुँचाएं। तो उस दिशा में हमारा जो लगातार काउंसलिंग करने का है, ट्रेनिंग का है, गाइडलाइन देते हैं, वो सारे प्रोग्राम चले हुए हैं। और आपके मार्फत भी मैं अपील करना चाहूँगा कि ड्राइवर सुरक्षा के साथ कहीं भी समझौता ना करें। सर, ग्रामीण सड़कों पे ऑब्जर्व किया जाता है कि पुलिस पेट्रोलिंग का बहुत अभाव है, विच इज़ इम्पेरेटिव फॉर द मोमेंट, विच इज़ वेरी अर्जेंटली रिक्वायर्ड। और आपको लगता है कि अगर पुलिस पेट्रोलिंग को आपके साथ आपका पुलिस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करे, HRTC और पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छा तालमेल हो, तो काफ़ी रोकथाम लग जाएगी एक्सीडेंट्स पे? ये सारी जगह गांव में पेट्रोलिंग करना संभव नहीं है, मगर मैंने अधिकारियों को कहा कि कोई सोशल ऑडिटिंग हम करें, उसके ऊपर कोई जो रिटायर्ड हमारे एम्प्लॉय हो जाते हैं, गांव की पंचायतें हैं, उनको जोड़ के उनसे हम कोई फीडबैक लें। अगर ऐसे कोई वायलेशन होती है उनको चेकिंग की पावरें दें। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, मगर हर जगह पे पुलिस पहुंचाना जो है वो संभव नहीं है। अभी नेशनल हाईवे के ऊपर ही पूरी तरह से पुलिस जो है, आज ही मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये जो नेशनल हाईवे जो शिमला को आता है, इसी के ऊपर ज़रूरत है। जो साइडों में गाड़ी खड़ी करके शराब पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हाँ, उन चीज़ों को बंद करना चाहिए। सर, ये जो नए हाईवेज अभी आपके और केंद्र सरकार के जॉइंट ऑपरेशन की वजह से जो आए हैं, गडकरी जी आए थे और नए हाईवेज अनाउंस हुए हैं, उसके बाद अपग्रेड भी हुए हैं, इसके लिए CLUs, DPRs और जो जो आपके लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा उन्हें, उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट अच्छे कोऑर्डिनेशन में, अच्छे तालमेल में काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपका पूरा कोऑर्डिनेशन रहेगा? बिल्कुल कोऑर्डिनेशन। ऑपोजिट पार्टीज हैं सर, इसलिए कोई अपोजिशन पार्टी, हमारा कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जहाँ कहीं वहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान में भी ऐसी बात नहीं होती है। डायलॉग जो है टेबल के ऊपर होता है। तो जनहित में फेडरल सिस्टम है, जनहित के कामों में गडकरी जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा कि जहाँ काम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मशाला में कहा, वहाँ उन्होंने भी यही बात कही, जहाँ काम है उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, कामों को जल्दी जल्दी करें। सर, अल्कोहलिज्म वाइल ड्राइविंग, मतलब लिकर करके ड्राइविंग करना, इसके ऊपर, ओवर स्पीडिंग के ऊपर, नेग्लिजेंट ड्राइविंग के ऊपर कोई ऐसी स्पेशल एक स्क्रूटनी अथॉरिटी बिठाई जाएगी जहाँ पे उनको उनको काउंसलिंग भी की जाए, उनके ऊपर पेनल्टी भी ली जाए, उनको चलान भी किया जाए, उनको फाइन भी किया जाए, ताकि ड्राइवर्स ऐसी हरकतें रिपीट ना करें? देखिए, ये थोड़ा सा गंभीर मामला है। इसकी जो हमने 2 इंटरसेप्टर दे रखे, पुलिस का काम है, हमारे पास उतना स्टाफ नहीं है, पुलिस के पास भी नफरी की कमी है। ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात है।
सेल्फ डिसिप्लिन करना चाहिए, अधिकारियों को आदेश दिए हुए चेक करें। अभी हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, अभी हम सिस्टम लेके आ रहे हैं कि हमें पूरा BTS से पता लगेगा कि हमारी गाड़ी किस स्पीड पे चली है, कितने लोग अंदर गए हैं, कितने लोग बाहर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर मेरा काम जारी है, अधिकारी जोर से काम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उसके रिजल्ट आए। सर 2012 में माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने कहा था कि 4 हाईटेक वर्कशॉप्स बनाएंगे। तो ये 4 हाईटेक वर्कशॉप्स कब बनेंगी? बिकॉज HRTC की वर्कशॉप ऑलरेडी जो है वो बहुत ही डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। मैं इस सवाल का आपको पहले भी जवाब दे चुका हूँ। हमारा एक प्रोजेक्ट आना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया अंडर JNRU। तो उसके लिए मैं दोबारा से जा कर के वेंकटैया जी से मिलूँगा, उसको परस्यू करेंगे कि इसको हम रोड सेफ्टी के साथ भी जोड़ रहे हैं। अगर हमारी मेंटेनेंस अच्छी होगी तो रोड सेफ्टी में हमें लाभ होगा, गाड़ियाँ ठीक होंगी। तो बात करेंगे उनके साथ, हमने रोड सेफ्टी काउंसिल में भी ये बात उठाई है। सर एक प्रश्न ट्रांसपोर्ट से और फूड सिविल सप्लाई से हटके, आपके सुपुत्र रघुवीर बाली जी उर्फ जानू, काफ़ी युवाओं में उत्साह देखा गया है कांगड़ा जिला में, खास तौर पे कांगड़ा जिला पे और जो आपके सराउंडिंग एरियाज हैं। ही इज़ बीइंग एक्सेप्टेड एज अ वेरी पॉपुलर फेस अमंग द यूथ। तो 2 प्रश्न, पहला प्रश्न, क्या वो सुपुत्र की परिभाषा में खरे उतरते हैं? और दूसरा प्रश्न, हाउ डू यू स्पेकुलेट हिज पॉलिटिकल करियर? देखिए, जहाँ तक बात है सुपुत्र की परिभाषा में, तो सुपुत्र की परिभाषा में तो पूरी तरह से खरे उतरते हैं। हमारे परिवार में सिंपल परिवार है हमारा, हम लोग सिंपल तरीके से रहते हैं, अपना वो बिजनेस भी देखता है। और मैंने दूसरे एक चैनल से बातचीत में भी बताया था कि हम लोग, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, तैयार हो जाता हूँ, 5 बजे मिलना शुरू करता हूँ। मैं 10-11 बजे विधानसभा क्षेत्र या धर्मशाला आसपास जहाँ भी टूर होता है वहाँ चला जाता हूँ। उसके बाद रघुवीर जो है वो लोगों को मिलना शुरू कर देते हैं, और ये सिलसिला जब मैं शाम को वापस आता हूँ तब तक चला होता है। तो युवा उनके साथ जुड़े हैं, काफ़ी जुड़े हैं युवा। वो युवाओं के बीच में है, इलेक्टेड उनका रहा भी, रिप्रेजेंटेटिव भी रहा। अब बात ये है कि उस एरिया में काफ़ी उनको वोटें भी पड़ी थी। अब क्या राह चुननी है उसका डिसीजन उन्होंने लेना है। जब तक मेरी बात है, मैंने उनको कई बार कहा, हमारा एस्टेब्लिश बिजनेस है, हॉस्पिटल है, मॉल्स हैं, होटल्स हैं, तो ये सारी चीज़ों में आपने करना क्या है? करना आपने समाज की सेवा। अगर समाज की सेवा आपका ध्येय है तो समाज की सेवा कई तरीक़ों से हो सकती है। आपने एम्प्लॉयमेंट, देखिए एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयमेंट, ये हमारे 2 बड़े इशू हैं, मेरा भी है, रघुवीर का भी। ये इशू जो है कि बच्चों को नौकरी मिले, जैसे से नौकरी मिले, उसके लिए हम लड़ाई उसके अगर हॉस्पिटल आता है तो 600 आदमी 700 लग जाते हैं, होटल आता है तो 200-300 आदमी लग जाते हैं, वो भी एक तरीके से मदद करना है। तो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में किस दिशा में डेस्टिनी है उसकी लिखी हुई, वो डेस्टिनी डिसाइड करेगी। पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि सक्रिय राजनीति में रह करके सब कुछ किया जा सकता है। सक्रिय राजनीति से दूर रह करके भी कई कुछ किया जा सकता है। बाकी अपना फैसला वो अपने आप खुद करेगा, शादीशुदा है, अब अपना उसका परिवार है। मेरे साथ तो बातचीत भी कोई इतनी ज़्यादा कई बार नहीं हो पाती समय के कारण, बाकी वो अपने आप में कैपेबल है टू हैंडल हिज ओन फ्यूचर। सर फूड एंड सिविल सप्लाई, राजीव थाली योजना लॉन्च की थी आपने 15 अप्रैल को, 25 रुपये में मुहैया कराएंगे खाना सबको। तो ये राजीव थाली के नाम से क्यों हुई? Why did you not name it अन्नपूर्णा? Means why do all these things comes under politicians? पॉलिटिशियन की बात नहीं है। राजीव जी, इंदिरा जी, इनका नाम गरीब आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग कांग्रेस, मैं थोड़ी आर्टिफिशियल बात नहीं करता हूँ, मैं स्टेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। मैं एक राजनीतिक पार्टी से जीत के आया हूँ, हाथ के निशान से। हाथ के निशान के अध्यक्षा कौन है? सोनिया जी, कांग्रेस पार्टी के हम सिपाही हैं। तो हाथ के निशान से जो जीत के आए हैं, राजीव जी हमारे प्रिय, बहुत ही प्रिय प्रधानमंत्री थे। और एक ऐसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, शहीद हुए देश की अखंडता और उसको बचाते हुए। तो उस प्रधानमंत्री, वो इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन,
छोटी सी स्कीम है, स्कीम चलेगी, गरीब आदमी को मिलेगा, तो उससे वहाँ कुछ लोग बैठे थे, सलाह की क्या होना चाहिए, राजीव जी का नाम पे होना चाहिए, चलो राजीव जी का नाम रख दिया, इसमें बड़ी चीज़ मत समझिए। मगर उसका काम चला हुआ है, मैंने उसके लिए टेंडर किया था, अब दोबारा से टेंडर कर रहे हैं उसके काम, जो कई जगह पर वो 25 रुपये थाली का जो मॉडल है वो चालू हो गया, और जगह पर चालू हो जाएगा। सर फूड सेफ्टी एक्ट में लिटरली हिमाचल की सर धज्जियाँ उड़ रही हैं, क्योंकि दूध, फल, सब्जियां में भारी मात्रा में ऑक्सीटॉक्सिन पाया गया है, और इससे सेहत का खिलवाड़ तो हो ही रहा है। एट द सेम टाइम हमारे पास कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एक अच्छी लेबोरेटरी भी नहीं है। कंडाघाट लैब इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, वहाँ पे वो इक्विपमेंट्स ही नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है आपकी बात टेस्टिंग की। ठीक है। तो क्वालिटी मेजर्स के लिए हमारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है आपका फूड सेफ्टी का, दिस कम्स अंडर प्रीव्यू ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। हमारा कुछ पैक्ड मटेरियल जो है वो हमारे अंडर वो है, आपके जो पैक्ड मटेरियल उसकी हम जांच समय समय पर करवाते हैं। और मैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है श्री राम टेस्ट हाउस, मोस्टली सैंपल हम लोग वहाँ भेजते हैं और उसका रिजल्ट लेते हैं, और वो रिलायबल है। और कंडाघाट में भी भेजते हैं, उनसे भी लेते हैं, फिर दोनों के हम काउंटर चेक करते हैं। तो इसलिए वो ऐसी चिंता का विषय नहीं। सर ये डिजिटल राशन कार्ड्स कब स्टार्ट होंगे? डिजिटल राशन कार्ड फाइनल स्टेज पे है, मैंने आज भी मीटिंग ली है, फाइनल स्टेज पर है, ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे समयबद्ध तरीके पर। सर 16 मार्च 2016 को केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में कहा था कि हिंदुस्तान में 88% दूध में भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक अधिकरण खरा नहीं उतर रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो, अगर देश के मंत्री ऐसा कह रहे हैं तो उनको तुरंत कोई ना कोई इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि अगर देश के मंत्री के नॉलेज में कोई चीज़ आ जाए और उसके बाद वो बिके, तो वो तो बड़ी सीरियस बात है, उसके ऊपर मोदी जी को भी संज्ञान लेना चाहिए। सर सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट मेडिसिन की सप्लाई भी केटर करता है, तो मेडिसिन की सप्लाई को लेके कई बार ऐसा सूत्रों से पता लगता है, जाना जाता है कि विद hand in glove association of your junior employees, some of the subordinates and some of the employees, some substandard medicines are supplied to your department. तो इसके ऊपर चेक रखा जाता है कि टेंडरिंग किस तरीके से हो रही है, फेक टेंडरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कि डमी टेंडरिंग हो रही है, कि फेक कंपनीज फ्लोट हो रही हैं? भैया ऐसा है, ये थोड़ी सी मिथ है। देखिए, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन टेंडर करता है और बिहाफ ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ही इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। उसमें उनके डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी हैं, हमारा तो एक मेंबर है। तो हम लोग जैसे कपड़े का करते हैं और चीज़ों का करते हैं, IPH का करते हैं, वह भी है टेंडरिंग एजेंसी, हमें तो टेंडर करने की कमीशन मिलती है। तो इसलिए हमारे अधिकारी कुछ नहीं करते, वो आती है मेडिसिन, जो ये मेडिसिन कहते हैं वो हम इनको प्रोक्योर करके दे देते हैं। प्रोक्योर करके आगे क्या बेचना है वो भी इनके डॉक्टर जो है वो लिखते हैं। तो उसमें हेरा फेरी का स्कोप रहता नहीं है, अगर कुछ है तो विजिलेंस को छानबीन करना चाहिए। सर कई बार आप दिल से सोचते हैं और दीन दुखियों के लिए आउट ऑफ द वे भी चले जाते हैं। हाल ही में आपने एक और इमोशनल आउटरीच दिखाया था अपना, वेयर यू टोल्ड दैट टांडा मेडिकल कॉलेज में जो तमीज़दार हैं, जो पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं, उनको फ्री खाना प्रोवाइड किया जाए, दे शुड बी मेड मोर कंफर्टेबल। चाय और बंद। तो ये प्रयोजन अब तक चल रहा है सर? चल रहा है, वहाँ पे रेगुलर चल रहा है। और मैं अपनी तरफ से 10,000 रुपये महीना जो देना है उसके लिए मैंने कहा, वो मेरे लोग जो है वो दे रहे हैं। वो उनको जो पेंडिंग है वो भी पूरी तरह, अगर नहीं दी है तो पूरी तरह पहुँचाए, जल्दी से जल्दी पहुँचाए, और वो देना चाहिए। क्यों नहीं, हमें समाज इतना कुछ दे रहा है, हमें समाज को भी कुछ वापस करना हमारा फर्ज बनता है। सर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। अभी हाल ही में विधायकों की सैलरीज हाइक हुई हैं, तो आपकी जो सैलरी हाइक हुई है, आप वैसे भी स्वभाव से कहा है, मैंने वो अपने ट्रस्ट में, जो हमारा ट्रस्ट है उसमें चली जाएगी, जिससे टाटा में जो मेडिकल कॉलेज में 5 बच्चे हम हर साल पढ़ाते हैं, 5-5 हज़ार रुपये महीना देते हैं उनको, तो वो 25 × 5 साल का होता है, तो वो चला जाता है। तो वो सैलरी उस अकाउंट में वो पैसे चले जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। ये चीज़ें मैं वर्बलाइज नहीं करता हूँ, तो वो ट्रस्ट को पैसे जो है वो जाएंगे, जो बड़े हुए पैसे हैं वो ट्रस्ट में चले जाएंगे। मगर मैं
मैंने ये भी स्पष्ट किया कि अभी हमारे कई साथी हैं, उनको इसकी ज़रूरत लग रही थी, मगर अब ये लोगों ने देखना है कि जो हम ठीक करते हैं, गलत करते हैं, हम लोग 5 साल के बाद फिर जाते हैं लोगों के बीच में। हमने गलत किया होगा तो लोगों में घर में बिठा देंगे, बड़ा स्पष्ट है, घर में बिठा देंगे आराम से कि बैठो भैया, तुम लोग भेजा किसी और काम से तक करके कुछ और आए हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें सोच समझ के करना चाहिए क्या कर रहे हैं। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांगड़ा जिला में सबसे बड़े कद के नेता आप ही हैं, लेकिन हाल ही में आप ही के पार्टी में कुछ इनफाइटिंग देखी गई, क्योंकि आपके कद के बराबर पहुंचने के प्रयास कई लोगों के हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी और सुधीर जी भी मौके मौके पे आपसे रुष्ट होते रहते हैं। ये क्या कारण है सर कि जब जीएस बाली का कद अपने जिला में और प्रदेश स्तर पे भी, एक प्रदेश स्तर के नेता भी वीरभद्र जी के साथ साथ आप भी माने जाते हैं जिसका स्टेट वाइज होल्ड है, लेकिन वो क्या कारण रहते हैं कि समय समय पे सुधीर जी और मुख्यमंत्री जी भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री जी से मेरे बड़े नज़दीकी के रिश्ते हैं, और सुधीर भी मेरा अजीज़ है। सुधीर के पिताजी मेरे बड़े नज़दीक रहे। ये बच्चा था, हर आदमी को अधिकार है आगे बढ़ने का, और मैं वो अधिकार किसी से छीनना नहीं चाहता हूँ। उनमें कैपेबिलिटी हो, आगे बढ़ें और अच्छी तरह से आगे चलें, मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा मानना ये है कि मैं जिस भी स्थिति में हूँ, मुझे उस स्थिति में वहाँ रह करके आम लोगों की सेवा करनी है, उसमें से भी गरीब से गरीब जो पात्र है और अनएम्प्लॉयड है, इन लोगों को मैंने अच्छी तरह से देखना है, बुजुर्गों को देखना है। जो मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से करूँगा, उसके बाद कर्म करने के बाद भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। और मुख्यमंत्री जी से मेरा कोई वो गिला शिकवा नहीं है। मुख्यमंत्री जी के साथ मेरे 40 साल पुराने रिश्ते हैं और बहुत बढ़िया रिश्ते। आज भी हम लोग 4 घंटे इकट्ठे थे। तो वो ऐसे ये बातें जो है कई जगह मिथ भी हो जाती है, कई बार ऐसे सोच लेते हैं, कुछ लोगों को आदत चापलूसी की होती है, कुछ करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। हर आदमी की अपनी नेचर होती है, उस तरीके से काम चलता है। लेकिन ये जो महत्वाकांक्षाएं जागती हैं पार्टी के ही लीडर्स की, जिससे इनफाइटिंग पैदा होती है, कहीं कांगड़ा के किले को फतह करने में इसमें कोई कांग्रेस को कोई समस्या तो नहीं होगी? आपस की लड़ाई का फायदा भाजपा उठा जाए? ऐसा है कि सबसे पहले तो अपना विधानसभा के क्षेत्र संभालना चाहिए सबको। तो वो विधानसभा के क्षेत्र में लोगों की सेवा करे, लोगों की सेवा करके उनकी आशीर्वाद लें, और फिर जिले में करें, फिर स्टेट में करें। जो काम दिया है हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, राहुल जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दिशा निर्देश दिए, उन्होंने एक गाइडलाइन दी है, उसके ऊपर पार्टी को काम करना चाहिए। हमारी पार्टी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो डिवोशन के साथ काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ सब लोग अपना काम कर रहे हैं, समय आने के ऊपर सबको पता लग जाएगा। आपने एक बेरोजगारी के लिए पदयात्रा निकाली थी, उसके परिणाम क्या निकले सर, और आगे जाके से कंटिन्यू भी किया जाएगा? देखिए, मैंने जो बेरोजगारी की यात्रा निकाली उसका नाम था रोजगार यात्रा, ये रोजगार लेने के लिए। और जब मुझे जिम्मेवारी दी गई, कन्वीनर बनाया गया मुझे मैनिफेस्टो कमेटी का, मैंने उसमें दिलवाया कि भत्ता मिलना चाहिए। तो वो आज वो स्किल वजीफे के तौर पे लोगों को मिलता है। तो ये एक बड़ी बात है, सारी पार्टी मिलकर के उस दिशा में काम कर रही है। काफ़ी नौकरियां दी हैं, काफ़ी और लोगों को आगे ऐसे अवसर मिलेंगे जहाँ नौकरी मिलेंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेके काफ़ी राजनीति चल रही है, वो देहरा में खुलेगी, धर्मशाला में खुलेगी? वो कहीं भी खुले, खुल जाए, वो कहीं भी खुले, वो खुले जल्दी से। वही जानना चाहते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कहीं भी खुले। देखिए, मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर होता है। मैंने आज से 6 जब ये चंद्रेश कुमारी जी थी, मुझे सन का याद नहीं, मैंने उस वक्त धर्मशाला में मीटिंग हुई थी। कांगड़ा जिला बहुत बड़ा है, कांगड़ा जिला में कहीं भी खुले मुझे उसका एतराज़ नहीं है, मगर एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये यहाँ खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, उसी में मैंने 10 साल खराब कर दिए। तो आज जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं
उसकी जिम्मेवारी किसकी है? हम लोगों की है। हम लोग जवाबदेह हैं उसके लिए। तो ये तुरंत सारी चीज़ें छोड़ के बच्चों के, स्टूडेंट के हित में इसका फैसला कर लेना चाहिए। सोनिया गांधी जी की रैली के बारे में आपने एक घोषणा की थी, वो कब शेड्यूल हुई है सर? देखिए, मुझे ये बार बार पुराना सवाल हो गया, वैसे बार बार इसकी चर्चा होती है। कांग्रेस अच्छी थोड़ी कोई होता है, बात इलेक्शंस नहीं। आ रहे हैं। नहीं, वो ठीक है। सोनिया जी पहली बार नहीं नगरोटा में आ रही थी, मैं उनको बुलाया था। उसके बाद ये हुआ कि उनकी मुझे चिट्ठी आई है, उनकी चिट्ठी आई हुई है मुझे। तो जैसे अप्रोप्रिएट टाइम होगा वो आएंगी। और ऐसा नहीं है कि पूरे हिमाचल में यार नगरोटा में ना आए, ये नहीं हो सकता है। तो जब आएंगी उनका भव्य स्वागत करेंगे। सर, हमारे आज के इंटरव्यू का आखिरी प्रश्न, बाली जी को यारों का यार, स्टैंड लेने वाला, गरीबों का मसीहा, धाकड़ और एक सच्चा दोस्त माना जाता है। लेकिन प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि आप दिल से एक स्वच्छ इंसान हैं, स्पष्टवादी हैं, कोई भी कड़वी से कड़वी बात मुंह पे कह देते हैं। लेकिन फिर भी बाली जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? ये मेरी रेपुटेशन बन गई गुस्से वाली। गुस्सा मैं करता नहीं हूँ, पर थोड़ा सा मुझे आदत है जोर से बोलने की और सच्ची सुथरी बात बोलने की। जब सच्ची बात बोलोगे तो वो कड़वी लगती है। सच्ची बात बिल्कुल कड़वी लगती है। मैं किसी को पॉइंट आउट करूँगा, अभी कोई सिस्टम में बात है कि मैं इस सिस्टम को बड़ा मानता हूँ। ये मेरे मुख्यमंत्री है तो उनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, नीचे है तो उनका काम ठीक होना चाहिए। अब मैं एक फाइल अपनी देता हूँ अपने आदमी को, वो दूसरे को दे देता, तीसरे, वो गैर जिम्मेदाराना काम हो जाता है। जिसकी जिम्मेदारी जो है वो उसको पूरी तरह से निभाए। जो निभाते हैं उनके ऊपर मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। मुझे गुस्सा किस पे आता है? जो कहते हैं जी पहली नौकरी लगती है मुझे यहीं पे नौकरी लगाओ। ये चीज़ें जो है आप अपने लिए तो चाहते हो कि हर काम आउट ऑफ दी वे हो जाए, और दूसरे को कहते हो जी इसका काम क्यों हो रहा है। वो डुअल अथॉरिटी के ऊपर मुझे थोड़ा गुस्सा आता है। पर आजकल तो मैं गुस्सा करता ही नहीं हूँ। गुस्सा नहीं करता हूँ और सेवा करने का प्रयास करता हूँ।